हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइटोलॉजी यानी सेल के बारे में। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। साइटो शब्द का मतलब होता है दोस्तों सेल यानी कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी यानी स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी वर्ड जो है सबसे पहले किसने दिया। साइटोलॉजी वर्ड यानी साइटोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले हर्टविंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। हर्टविंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था साइटोलॉजी शब्द। ठीक है, ठीक है। फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछे आपसे, फादर जो है साइटोलॉजी का, ये रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम इसी में बात करेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहा जाएगा। ठीक है, फादर रॉबर्ट हुक हैं, लेकिन मॉडर्न 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 फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है दोस्तों, स्पेलिंग में थोड़ा गलत है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो मॉडर्न साइटोलॉजी का फादर दोस्तों स्वानसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, स्वानसन को। ठीक है, ठीक है। इनकी एक बुक थी सेल नामक, सेल पे इन्होंने कोशिका पे एक पुस्तक ही लिख दिया है दोस्तों, स्वानसन। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया में, तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों ए के शर्मा को। ए के शर्मा को कहा जाता है, ए के शर्मा को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, आपका इंट्रोडक्शन जो था साइटोलॉजी से रिलेटेड वो मैंने कंप्लीट कर दिया, उसे एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी तो साइटो का मतलब मैंने क्या बताया था, सेल। लॉजी का मतलब टू स्टडी यानी स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया था, हर्टविंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, स्वानसन को कहा जाता है। ये सभी चीजें मैं बता चुका हूँ। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, ए के शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं सेल के बारे में। साइटोलॉजी मीन सेल। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों 1665 1665 1665 में रॉबर्ट हुक ने, किसने, रॉबर्ट हुक, आर हुक लिख रहे हैं दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की। किसकी खोज की, डेड सेल की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। ठीक है, डेड सेल की खोज की। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डेड सेल का खोज किया। ठीक है, ठीक है, मृत कोशिका की खोज की। ठीक है, कॉर्क टिश्यू से, कहां से, कॉर्क टिश्यू से इन्होंने किसकी खोज की, डेड सेल की खोज की। तो आपसे पूछेगा दोस्तों सबसे पहले सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की, 1665 में किया। ठीक है, रॉबर्ट हुक के पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक है दोस्तों। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इन्होंने इसका जिक्र किया था। इसके बाद डेड सेल का खोज तो हो गया, लेकिन लिविंग सेल की खोज कब हुई, तो लिविंग सेल की खोज दोस्तों 1674 में, 1674 ईस्वी में
ल्यूवेनहुक नामक साइंटिस्ट ने, एंटोनियो वान ल्यूवेनहुक, ठीक है, एंटोनियो वान ल्यूवेनहुक नामक साइंटिस्ट ने क्या की, लिविंग सेल की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की, लिविंग सेल, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, एंटोनियो वान ल्यूवेनहुक ने, ठीक है, ठीक है। लिविंग सेल, ये लिविंग सेल किस में खोजा इन्होंने, बैक्टीरिया में, ठीक है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम था, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया सेल की खोज की, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में उन्होंने किसकी खोज की, अब बात करते हैं दोस्तों ल्यूवेनहुक ने दोस्तों साथ साथ 5 चीजों का डिस्कवरी किया था, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। सबसे पहला, उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किसने की, ल्यूवेनहुक ने की, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज किसने की, ल्यूवेनहुक ने की। बैक्टीरिया के साथ साथ प्रोटोजोआ की भी खोज किसने की, ल्यूवेनहुक ने की। प्रोटोजोआ के साथ साथ दोस्तों हमारे बॉडी में जो स्पर्म होता है उसका भी खोज किसने की, ल्यूवेनहुक ने की। और उसके बाद आरबीसी, रेड ब्लड सेल की भी खोज एंटोनियो वान ल्यूवेनहुक ने की। तो दोस्तों इन 5 से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनियो वान ल्यूवेनहुक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म एंड आरबीसी, all these 5 things were discovered by एंटोनियो वान ल्यूवेनहुक, ठीक है। इनका बुक था दोस्तों, एंटोनियो वान ल्यूवेनहुक का बुक का नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इनके बुक का नाम क्या था, द सीक्रेट ऑफ नेचर, ठीक है। इनके बुक का नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर। तो दोस्तों हमने क्या क्या अभी डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की। 1674 ईस्वी में एंटोनियो वान ल्यूवेनहुक ने क्या खोज की, जीवित कोशिका, लिविंग सेल की खोज की। और इन्होंने ही आरबीसी, बैक्टीरिया, स्पर्म और प्रोटोजोआ की खोज की, ठीक है। इनका बुक का नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर। अब हम आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे तो 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए, ड्यूट्रोचेट, ड्यूट्रोचेट। 1824 ईस्वी में इन्होंने क्या बोला, ड्यूट्रोचेट ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सेल से मिलके क्या बना है, टिश्यू बना है। सेल से मिलके क्या बना है दोस्तों, टिश्यू बना है। यानी इन्होंने बोला कि ग्रुप ऑफ सेल, पहले किसी बॉडी में सेल आएगा, सेल के बाद जब सेल का कॉम्बिनेशन होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स आएंगे, तो उससे क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। और जब टिश्यू कंबाइन करेगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू जब आएगा तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, ऑर्गेन बनाएंगे। हमारे बॉडी में ऑर्गेन का निर्माण होगा, अंग का निर्माण होगा। ऑर्गेन से हमारे दोस्तों जब ऑर्गेन कंबाइन करेगा तो ऑर्गेन सिस्टम बनेगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब बने हैं, ठीक है। और ऑर्गेन सिस्टम से हमारा ह्यूमन का बॉडी बनेगा, ठीक है। तो ड्यूट्रोचेट ने क्या बोला कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू क्या है, उत्तक क्या है, टिश्यू को क्या बोला जाता है दोस्तों, उत्तक बोला जाता है हिंदी में, उत्तक, ठीक है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू। मैं एक बार और बता देता हूं दोस्तों,
ड्यूट्रोचेट ने क्या बोला था? ड्यूट्रोचेट ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि ग्रुप ऑफ सेल, सेल के एक समूह को, पहले सेल आएगा फिर ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए। तो जब सेल का ग्रुप ऑफ सेल्स कैसे बनेगा? सेल डिवीजन से। जब सेल का डिवीजन होगा तो ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा। तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन करेगा तो किसका निर्माण करेगा? टिश्यू का निर्माण करेगा। और जब टिश्यू कंबाइन करेंगे तो ऑर्गेन का निर्माण करेंगे, जैसे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सभी क्या है? ऑर्गेन है, इनका निर्माण होगा। और जब एक साथ बहुत सारे ऑर्गेन मिलेंगे तो ऑर्गेन सिस्टम बनेगा हमारे बॉडी के अंदर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या है? ऑर्गेन सिस्टम है। और जब पूरा ऑर्गेन सिस्टम कंबाइन कर लेगा तो ह्यूमन का बॉडी बन जाएगा। ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ टिश्यू के स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। इस बात का भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद सेल थ्योरी दिया गया स्लाइडेन और स्वान द्वारा। स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था दोस्तों? सेल थ्योरी दिया। स्लाइडेन एंड स्वान, इन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया। ठीक है। सेल थ्योरी किसने दिया? पहला क्वेश्चन यही आता है दोस्तों। सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि 1838-39 में दिए थे दोस्तों इन्होंने, 1838 से 1839 के बीच में। ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं, कोशिका से मिलके बने हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बने हैं? सेल और उसके उत्पाद से बने हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया दोस्तों कि जाइगोट जो है सबसे लोएस्ट सेल है, यानी फर्स्ट सेल है। जाइगोट क्या है? फर्स्ट सेल है जिसका निर्माण हमारे बॉडी में होता है। ठीक है। जाइगोट, हर लिविंग थिंग के बॉडी में सबसे पहला सेल कौन है? जाइगोट। ठीक है। भ्रूण, इसे क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। ठीक है। जाइगोट जब डिवाइड करेगा दोस्तों, डिवाइड करेगा तो नए नए सेल बनेंगे, और ये नए सेल जब कंबाइन करेंगे तो टिश्यू का निर्माण करेंगे, और जब ये टिश्यू कंबाइन करेंगे तो ऑर्गेन का निर्माण करेंगे, और जब ऑर्गेन कंबाइन कर लेंगे तो ऑर्गेन सिस्टम बनेगा हमारे बॉडी के अंदर, और फिर एक ह्यूमन का बॉडी तैयार हो जाता है। ठीक है। ये सारे बातें किसमें बताई गई? सेल थ्योरी में। ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस, क्योंकि वायरस में कोई सेल नहीं होता है, ये ए सेलुलर होता है, इसमें कोई सेल नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। वायरस क्या है? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट थे। रुडोल्फ विर्चो ये साइंटिस्ट है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमिनिस ओमिनिस सेला, ओमिनिस सेला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। ओमिनिस सेला ई सेलुला स्टेटमेंट किसने दिया? तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ओमिनिस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद। प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद। ठीक है। सेल मतलब सेल हो गया, ई मतलब टू, सेला मतलब क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक है। सेलुला मतलब भी क्या होता है? सेल होता है। तो इसका कहने का मतलब है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है।
ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमने सेल थ्योरी पढ़ लिया। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए 1824 में ड्यूट्रेचेट ने क्या बताया था? ड्यूट्रेचेट ने क्या बताया था? ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ड्यूट्रोचेट ने बताया था। ड्यूट्रोचेट ने बताया था। किसने बताया था? ड्यूट्रोचेट। ये मैं आपको बता चुका हूं। ड्यूट्रोचेट ने क्या बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। कोशिका के समूह को उत्तक बोला जाता है। सेल थ्योरी 1838-39 में किसने प्रपोज किया? स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। इन्होंने बोला कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? सेल है। सबसे बेसिक नीड क्या है? सेल है। यानी लाइफ का आधार, जीवन का आधार ही क्या है? कोशिका है। ऑल सेल्स आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने बोला दोस्तों कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने, पहले से मौजूद कोशिका से ही नए सेल का निर्माण हुआ है। ठीक है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है? वायरस है, ए सेलुलर है, इसमें कोई सेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है दोस्तों, वायरस को कनेक्टिव लिंक बोलते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिव लिंक का काम करता है। कौन? वायरस। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने वो थ्योरी दिया था, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसका बता दिया मैं। स्टेटमेंट केवल ध्यान में रखना है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों स्मॉलेस्ट सेल क्या है यूनिवर्स में, उसका बात करते हैं। तो दोस्तों यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन है? वो है बैक्टीरिया, जीवाणु कोशिका, सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और उसमें भी कौन? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट है। इसका साइज होता है न्यूक्लियस का 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसे हम पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, राजस्थान पीसीएस में आया हुआ था। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक आप समझ गए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर सेल वॉल होता है। ये एक नोट है, बना के लिख लेंगे। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या होता है? सेल वॉल होता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है, अभी जो इसमें मैंने बताया माइकोप्लाज्मा, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता है। ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाता है। ठीक है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है बैक्टीरिया में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बात कर लिया हमने। अब बात करते हैं लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल किसका होता है? तो लार्जेस्ट सेल जो है दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसका सेल कैसा होता है? लार्जेस्ट होता है। उसका सेल कैसा होता है? लार्जेस्ट होता है। ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है? 130 से 170 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, 130 से 170 माइक्रोमीटर के बीच। दोस्तों ये तो यूनिवर्स में हो गया। यूनिवर्स में सबसे छोटा बैक्टीरिया का होगा। बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया? माइकोप्लाज्मा की।
लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होगा, एच बॉडी, मनुष्य के अंदर क्या होगा, तो मनुष्य के अंदर जो है दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सा होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट सेल जो है दोस्तों ह्यूमन बॉडी के अंदर वो होती है ओभा, ओभा या ओभम, ये लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों स्मॉलेस्ट कौन होता है, स्मॉलेस्ट होता है दोस्तों स्पर्म। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट कौन होता है, सबसे लंबी कोशिकाएं कौन किसकी होती हैं, तो दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन सेल जो है सबसे लंबी होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। ठीक है, चलिए दोस्तों, लॉन्गेस्ट सेल इन यूनिवर्स कौन होता है, ऑस्ट्रिच एग सेल। इसका लेंथ कितना होता है, 130 से 170 माइक्रोमीटर। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन होता है, ओभा ओभम। ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होता है। ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट सेल जो है दोस्तों न्यूरॉन होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल में दोस्तों पहला होता है, टू टाइप्स होते हैं सेल के, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। टू टाइप्स हो गया सेल का, पहला क्या हो गया प्रोकैरियोटिक, दूसरा हो गया यूकैरियोटिक। ठीक है दोस्तों, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है एंशिएंट, प्राचीन, जो डेवलप नहीं हो, पुराना हो। ठीक है, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, केंद्र। तो दोस्तों सिंपल है, जिसका न्यूक्लियस क्या हो, अनडेवलप हो, पुराना हो या एब्सेंट हो, उसे हम कौन सा सेल बोलेंगे, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे, जिसका न्यूक्लियस क्या हो, अनडेवलप हो। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है न्यू, नया। कैरियोटिक का मतलब वही हो गया न्यूक्लियस, तो जिसका न्यूक्लियस क्या हो, नया हो यानी डेवलप हो, जिसके पास न्यूक्लियस हो उसे हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ सेल्स हो गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है भी तो कैसा है, अनडेवलप न्यूक्लियस है, अविकसित कोशिका है। यूकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक होता है न्यू। यूकैरियोटिक क्या हो गया, जिसके पास न्यू न्यूक्लियस हो यानी डेवलप न्यूक्लियस हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम। अब इधर हम बात करते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक के बारे में, उधर बात करेंगे यूकैरियोटिक के बारे में, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। पहला डिफरेंस हो गया कि न्यूक्लियस इसमें नहीं होगा, होगा भी तो कैसा होगा, अनडेवलप होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होगा, इसमें होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों
इसके अंदर क्या होगा, सेल वॉल होगा, कोशिका भित्ति, इसमें भी सेल वॉल होगा। केवल एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में क्या होगा, सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है। सेल के ऊपर जो है एक लेयर पाया जाता है, उसी को सेल वॉल कहते हैं। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पाया जाता है, यूकैरियोटिक में एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात क्वेश्चन आता है कि इसका सेल वॉल किसका बना होता है। तो दोस्तों इसका सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है। इसी में एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड प्लस क्या होता है, म्यूरामिक एसिड। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में केवल और केवल पेप्टिडोग्लाइकोन रहता है। तो इसका सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन, एमिनो एसिड और मुरामिक एसिड का बना होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे थे, इसमें न्यूक्लियस होगा, नहीं होगा, सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। जब न्यूक्लियस नहीं है तो उसको बाहर आवरण रहता है, उस वो कहां से रहेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। ठीक है। सेल वॉल होता है। ठीक है, सेल वॉल होता है। ठीक है, ठीक है, सेल वॉल होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है। ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। और डीएनए कैसा होता है दोस्तों, सिंगल हेलिक्स होता है। इसका डीएनए कैसा होता है, एक कुंडली होता है, सिंगल हेलिक्स। और इसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर इन शेप होता है। ठीक है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम इसमें पाया जाता है दोस्तों, 70S राइबोसोम पाया जाता है। आगे मैं बताऊंगा आपको राइबोसोम्स क्या है। ठीक है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज हैं, सेल ऑर्गेनिज दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल में वो एब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। उसके बाद गैल्गी बॉडीज, ये भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, ठीक है। लाइसोसोम ये भी नहीं होगा। ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रदब्ध जालिका, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। ये सभी क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल होता है दोस्तों बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी क्या है, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है, नील हरित शैवाल। ठीक है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को दोस्तों हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन जो है खुद फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करता है, बनाता है। ऐसा करने वाला ये एकमात्र बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन तैयार करता है। इसीलिए इसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक और पॉइंट याद रखना है दोस्तों, न्यूक्लियस के स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के स्टडी को कैरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स को साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी अभी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक सेल्स जो कि हमारे अंदर होता है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, डेवलप, जिसके अंदर क्या हो, न्यूक्लियस क्या हो, डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस रहेगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगा, कोशिका भी, केंद्रक भित्ति ये भी रहेगा। ठीक है, डेवलप कंडीशन में रहेगा भाई। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सेल वॉल के बारे में। ठीक है, सेल वॉल कैसा होगा, तो इसके अंदर जो सेल वॉल जो होता है दोस्तों, सेल वॉल
प्लांट में होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। प्लांट सेल का सेल वॉल जो सेलुलोज का बना होता है। प्लांट सेल का सेलुलोज कैसा बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ये क्वेश्चन आता है। फंगी का सेल वॉल कवक, फंगी मतलब होता है कवक, फंगी का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, काइटिन। ठीक है, ठीक है। अलगी, अलगी का सेल वॉल शैवाल, अलगी का सेल वॉल किसका बना होता है दोस्तों? तो ये बना होता है सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस ग्लैक्टोन्स का बना होता है। ठीक है, ठीक है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो सेल वॉल संबंधित आप पूरी जानकारी समझ गए। प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकोन का। लेकिन यूकैरियोटिक का सेल वॉल प्लांट का अलग रहेगा, सेलुलोज का बनेगा। फंगी का काइटिन का बना होता है। अलगी का सेल वॉल सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टोन्स का बना होता है। और एनिमल सेल में सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल भी आप अभी समझ गए। प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, एल्गी है, ये सभी क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल्स कैसा होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स जो है इसमें डीएनए होता है। डीएनए उसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन इसमें डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होगा, डबल हेलिक्स होगा, द्विकुंडलित, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स डीएनए होगा। ठीक है, द्विकुंडलित। ठीक है, ऐसे ये होगा। और उसका डीएनए कैसा था? ऐसे था, सिंगल, सिंगल हेलिक्स। इसका था डबल हेलिक्स। ठीक है, ठीक है। इसमें राइबोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम उसमें भी पाया गया था 70S, लेकिन इसमें राइबोसोम जो होगा वो 80S होगा। ठीक है, ठीक है। सारे सेल ऑर्गेनेज पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, राइबोसोम तो उसमें भी पाया गया था, लाइसोसोम। ठीक है, वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी, ये सभी इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आपको पूरे डिटेल्स स्टडी मैंने दे दिया। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम एक बार देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में। देखिए, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्राचीन, पुराना। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। अभी मैंने बताया स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है या इमेच्योर होता है। जब न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा? नहीं होगा। ठीक है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ठीक है। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है, मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोन, एमिनो एसिड और न्यूमेरिक एसिड का बना होता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है नया, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल में हो जाएगा एल्गी, फंगस, प्लांट सेल, एनिमल सेल। ठीक है, सेल वॉल जो है एल्गी में होता है, फंगस में होता है, प्लांट सेल में होता है, लेकिन एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होता है। फंगिस का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का। आल्गी का सेल वॉल जो है सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ग्लैक्टोन्स का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों डिफरेंट क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए, प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है,
यानी इसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर शेप होता है और सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल जो है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोवाइड। इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जेनोफेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, जेनोफेज। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसमें राइबोसोम होता है लेकिन 70s होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्गी बॉडीज नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। ठीक है। यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल डबल हेलिक्स होता है, डीएनए होता है, डबल हेलिक्स होता है। ठीक है। राइबोसोम एटीएस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो है इसमें प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, डीएनए का पैकेज होता है, पैकेज ऑफ डीएनए, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। दोनों कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक है। यहाँ पे साफ साफ आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ये राइबोसोम है। ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कहीं भी न्यूक्लियस की चर्चा नहीं है लेकिन अनडेवलप्ड है। ठीक है। ये फ्लैगिला जो है दोस्तों, फ्लैगिला, इससे क्या होता है, ये क्या करता है, इससे प्रोकैरियोटिक सेल जो है अपना मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। तो मूवमेंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स अपना मूवमेंट किससे करते हैं, फ्लैजिला से करते हैं। ठीक है। एक और टर्म याद रखना है दोस्तों आपको, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये क्या होता है, ये एनदर फॉर्म होता है डीएनए का, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, एनदर फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है डीएनए, कहाँ पे, प्लाज्मिड में। ठीक है, ठीक है। एक्स्ट्रा डीएनए होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में एक्स्ट्रा डीएनए कौन सा होता है, प्लाज्मिड। ठीक है। अब फ्लैजिला क्या करता है, लोको मोमेंट का काम करता है, यानी मोमेंट के लिए किस चीज का यूज करते हैं, फ्लैजिला का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे, वहां से मैं आपको स्टार्ट करूंगा दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।